Very good evening, students. My name is Vinay. I am ex-assistant commandant 2013 batch. I have cracked this exam in my first attempt with All India rank 81. Right? In this session, we are going to deal with a very important question. Why maximum students are not able to give their 100% in paper 2? Why they actually fail in paper 2? Why their performance is very poor in paper 2, right? So we are going to analyze what are the reasons, right, behind this whole thing. Because when it comes to CAPF preparation, there is paper 1 and then there is paper 2. Paper 1 is like very popular, everybody is preparing for paper 2, everybody is reading history and geography and polity, and paper 2 is like, below poverty line, like not getting the due attention, I would say, नॉट गेटिंग द इनफ अटेंशन. आई एम नॉट सेइंग कि स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान नहीं देते, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है, और फिर एंड रिजल्ट ऐसे आ जाता है कि दे आर नॉट स्कोरिंग इनफ इन दैट पेपर, जिसकी वजह से फिर दे आर नॉट रीचिंग फॉर द इंटरव्यू स्टेज, राइट? सो व्हाई दिस हैपन्स? इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक थिंग. ठीक है, तो हम स्लोली एक एक टॉपिक के ऊपर आते हैं. सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है उनके बारे में हम बात करें, ताकि वो निकल जाए और फिर हम आगे की कार्रवाई उस पर कर सकें. ये जो मिसकंसेप्शंस है, उसकी वजह से ये होता है कि द स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू गिव जस्टिस टू पेपर 2, राइट? और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे टाइम फैक्टर जो होता है एग्जाम में, एक्चुअली क्या करना ज़रूरी है, जो नहीं करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट? तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द मिसकंसेप्शंस. ठीक है, मिसकंसेप्शन नंबर 1. मिसकंसेप्शन नंबर 1 होता है कि भाई हाँ ठीक है, ऐसे तो लिखना है. हाँ, आई हैव ऑलरेडी रिटन ऐसे से इन माई स्कूलिंग और ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, सो आई विल मैनेज. ठीक है, ये एक चीज़ उसको लगता है. उसमें एक चीज़ भी होता है कि ऑलरेडी आई एम रीडिंग GS, सो आई हैव इनफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज विथ विच आई कैन परफॉर्म इन द ऐसे. दूसरा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन होता है, सी ओके वील बी टॉकिंग अबाउट दैट कि यूपीएससी का अप्रोच उसके पीछे का क्या है, लेकिन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन उसके दिमाग में होता है वो ये होता है कि उसे लगता है कि भाई जीएस का सिलेबस बहुत ह्यूज है और उसको प्रायोरिटी देना ज़रूरी है, तो बहुत सारा टाइम जो है वो मुझे यहाँ देना है ना, मैक्सिमम जो मेरा टाइम है वो मैं यहाँ दूंगा. फिर उनको ये भी पता होता है, जो कि सच बात है, कि आपका पेपर 1 पहले एवेल्यूएट होता है. अगर आपको उसमें बेसिक मिनिमम मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स मिले हैं तो ही आपका पेपर 2 क्वालिफाई होगा. तो फिर लगता है कि भाई पहले उसका ही कर लो, क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं हुआ तो पेपर 2 का मतलब क्या है. लेकिन आपको उस दिन कैसे पता चलेगा? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि आपको दोनों पेपर एक ही दिन लिखने हैं, वो भी बैक टू बैक, राइट? सो इन एनी चांस यू हैव टू प्रिपेयर फॉर पेपर 2 इक्वली. अगर वो सिविल सर्विस प्रीलिम्स या मेंस जैसा होता, जिसमें प्रीलिम्स के बाद आपको 3 से 4 महीने मिलते हैं मेंस के लिए, और आप घर पे आके आराम से चेक कर सकते हो कि भाई आपको इतना मार्क्स मिला है, क्या लगता है, 4 जगह आपने पूछा, कट ऑफ का अंदाजा आया और आपको समझ में आ गया कि भाई यस यू आर, देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आप मेंस लिखने वाले हो या नहीं. यहाँ वो केस ही नहीं है. सेम डे पे विद इन 2 आवर्स यू आर राइटिंग पेपर 2, और इसीलिए आपको पेपर 2 का प्रिपरेशन जो है वो. तीसरा और एक सबसे इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन ही है वो ये होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं जो है उसको एग्जाम के 2 या 3 महीने पहले, है ना, एग्जाम के 2 या 3 महीने पहले आई विल स्टार्ट डूइंग इट, और उस वक्त मैं कर लूंगा, तब तक मैं पहला जीएस पूरा मेरा खत्म कर देता हूं. डर होता है, लगता है कि भाई जीएस बहुत लंबा है, खत्म नहीं होता, उसका टेस्ट सीरीज भी होता है, फिर करंट अफेयर्स भी पढ़ना है ना, फिर ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, अलग अलग किताबें हैं, याद नहीं रहता, रिवाइज करना है. ठीक है, फिर एक दूसरे में कंपटीशन भी होती है, भाई मेरा तो ये हो गया, तेरा ये बाकी है. तो फिर लगता है कि भाई ओके, मैं जो है मैं उसको कब स्टार्ट करूंगा? 2-3 महीना जो एग्जाम से पहले. ठीक है, एग्जाम से 2-3 महीना पहले उसको स्टार्ट करूंगा.
अब बात करते हैं कि कैसे ये जो सोचते हैं वो गलत है। ठीक है, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि भाई मैनेज कर लूँगा, लिखा है ऐसे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टूडेंट्स बिल्कुल पेपर टू पे काम नहीं करते, लेकिन अंदर एक फीलिंग होता है कि अगर कुछ थोड़ा कम टाइम भी मिला तो भी एंड टाइम पे मैनेज करने वाली चीज़ है, क्योंकि उसके लिए मुझे कुछ इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो मेरे पास है उसी को वहाँ रिप्रोड्यूस करना है, राइट। तो मैं उस वक्त मैनेज कर लूँगा, और ऐसे तो भाई लिखा है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, तो आई विल मैनेज द ऐसे। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जब आपको एक्चुअल एग्जाम में ऐसे लिखना होता है, एक्चुअल एग्जाम में जब आपको ऐसे लिखना होता है, ठीक है, तो पहला जो सीन है वो ये है कि 3 घंटे का समय है, 4 ऐसे लिखना है, 2 आर्ग्यूमेंट, 2 प्रेसी, 2 रिपोर्ट, उसके बाद एक प्रेसी, एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और फिर ग्रामर। ये 6 कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उस चीज़ को हम कंसिडर ही नहीं करते जब हम ये सोचते हैं कि मैं मैनेज कर लूँगा, कि बॉस टाइम फैक्टर के बारे में क्या करोगे, टाइम फैक्टर के बारे में क्या करोगे। एक नॉर्मल ऐसे लिखने के लिए, एक नॉर्मल ऐसे अगर आप घर पे लिखते हो, ट्राई करके देखते हो, तो इनिशियली कभी कभी आपको 45 मिनट्स तक भी लग जाता है। इनिशियली अगर सोचते हैं तो एकदम स्टार्टिंग में अगर ऐसे मिलता है तो 45 मिनट्स भी लग जाते हैं। स्टूडेंट्स इस फैक्टर को कंसिडर ही नहीं करते कि स्टार्टिंग में ठीक है, चलो बाद में आपने थोड़ा प्रैक्टिस करके और 30 मिनट तक लेके आ गए, लेकिन एग्जाम में आपको ये लग्जरी नहीं है कि आप एक ऐसे के लिए 25 मिनट भी लो। मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स में आपको एक ऐसे खत्म करना है। और ये बात स्टूडेंट्स कंसिडर नहीं करते कि एक ऐसे लिखना, ठीक है, मतलब बहुत सारा चीज़ उसमें है। यूपीएससी का ऐसे आप लिख रहे हो, उसमें अच्छा इंट्रोडक्शन, एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको हम बॉडी बोलते हैं, उसके बाद एक अच्छा कंक्लूजन, उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। एक अच्छा ऐसे लिखना, फिर आपके मार्क्स कॉम्प्रोमाइज होंगे। अगर आप वहाँ कुछ भी लिख के आ गए तो आपको 2 भी मार्क्स देख सकता है आउट ऑफ 20, 5 भी दे सकता है। आपको अगर 10 से 12 मार्क्स चाहिए तो वो क्वालिटी ऐसे भी तो आना चाहिए, ठीक है। एक तो आपको 6 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से आपको 4 चुनने हैं, तो ये चुनते चुनते ही पहले 5 से 10 मिनट खत्म हो जाते हैं। कम से कम 5 मिनट तो जाता ही है उसमें। डिसीजन मेकिंग का आपका टेस्ट वहाँ होता है, क्योंकि कभी ऐसे होता है कि भाई 3 टॉपिक ढंग से आता है, चौथा तो आता नहीं है, तो बचे हुए 3 में से कौन सा एक चुनूं जो लिखना है। और जो 3 आते हैं उनके बारे में जब पॉइंट्स निकालने जाते हैं तो पॉइंट्स भी जल्दी जनरेट नहीं होते, एक अलग प्रेशर भी होता है एग्जाम का। इन सब में हम ये फैक्टर भी कंसिडर नहीं करते कि हम ऑलरेडी पेपर 1 लिख चुके हैं, ये दिमाग थक चुका है। हो सकता है पेपर 1 थोड़ा खराब गया, ठीक गया, वो एक फ्रस्ट्रेशन भी आप कैरी करके चल रहे हो। दोपहर का समय है, 2 बजे का, खाना खा चुके हो, एंड देन यू आर अटेम्प्टिंग दिस पेपर। तो बिना प्रैक्टिस का आई विल मैनेज, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ठीक है। तो आपको फिर 5 से 10 मिनट लग जाएगा 4 टॉपिक चूज करने में। फिर आप एक टॉपिक लेते हो, उसके पॉइंट्स निकालते हो, उनको थोड़ा सा अरेंज करते हो, फिर सोचते हो इंट्रोडक्शन कैसा लिखूँ, कुछ उसको याद करते हो, फिर लिखना शुरू करते हो, फिर इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। आपको समझ भी नहीं आएगा आपका टाइम कैसे भागेगा। और एग्जाम के वक्त तो टाइम ऐसे भागता है, ठीक है। तो आपको वहां 25 मिनट लग जाएगा, कभी कभी 30 मिनट भी लग जाएगा अगर आप एंड टाइम पे मैनेज करने जाओगे तो। और एक ऐसे से बाहर निकलकर दूसरे ऐसे में जाने के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। एक ऐसे से दूसरे ऐसे में जाने के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, ठीक है। तुरंत फिर दूसरे ऐसे, क्योंकि ऑलरेडी हम एक टॉपिक के अंदर घुस चुके हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पकड़ लो। इंडो चाइना इंटरनल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी या इकोनॉमिक रिलेशनशिप के बारे में कैसे लिखा, और सडनली फिर आप दूसरा ऐसे लिख रहे हो जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट वाली बात है, तो भाई दिमाग को वहां से यहां लाने में टाइम तो लगेगा। फिर पॉइंट जनरेट करो, फिर इंट्रोडक्शन के बारे में सोचो, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, हो सकता है फिर आपको उतना ही टाइम लग जाए। अगर आप ऐसे जैसी चीज को, जो आपको टोटल 4 लिखने हैं, ऐसी जैसी चीज के लिए जो आपको 4 लिखने हैं, हर ऐसे में अगर 25 मिनट भी स्पेंड करते हो तो 100 मिनट्स आपका वही चला गया। टोटल है आपके पास 180 मिनट्स।
और उसके बाद आपको 2 आर्ग्यूमेंट, 2 रिपोर्ट, एक प्रेसी, एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर भी सॉल्व करना है। आर्ग्यूमेंट राइटिंग इतना आसान टास्क नहीं जितना हमें लगता है विदाउट प्रैक्टिस, ठीक है। आर्ग्यूमेंट राइटिंग के लिए आपको एक आर्ग्यूमेंट राइट करने के लिए, क्योंकि उसको आपको उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी लिखना है और प्लस साइड भी लिखना है और नेगेटिव साइड भी लिखना है ना। तो यहाँ प्लस भी लिखना है, माइनस भी लिखना है, सोचना है भाई उसके बारे में। अराउंड 20 मिनट चला जाएगा आपका, दूसरा लिखने में भी 20 मिनट चला जाएगा, 40 मिनट्स आपका यहाँ चला गया, ठीक है। तो यहाँ कितना गया ऐसे में आपका गया 100, यहाँ चला गया 40। फिर आता है रिपोर्ट राइटिंग। एक रिपोर्ट लिखने में बहुत प्रैक्टिस किया होगा तब जाके 10 मिनट में खत्म होता है, 12 मिनट में खत्म होता है। तो पकड़ लीजिए यहाँ 25 मिनट, 20 से 25 मिनट आपके चले गए। उसके बाद आता है प्रेसी, वो आपको पढ़ना है, समझना है और बॉक्सेस में लिखना है, वो आसपास आपका 15 मिनट खाएगा, ठीक है। ये 20 से 25 मिनट चला गया रिपोर्ट के लिए, 40 मिनट चला गया आर्ग्यूमेंट राइटिंग के लिए, 25 मिनट चला गया, सॉरी 15 मिनट चला गया प्रेसी के लिए। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए पकड़ लो 10 मिनट में सॉल्व कर दिया आपने, आपका बहुत स्पीड अच्छा है। और ग्रामर के लिए भी आपने 10 मिनट ले लिया, ठीक है। ये आरसी है और ये आपका ग्रामर है। तो भैया ये देखो कि 140, 160, 180 यही हो गया, तो एक्स्ट्रा 15 मिनट कहाँ से लाओगे? और ये सब तो मैं मतलब अज्यूम करके चल रहा हूँ कि सब कुछ आपको आता है, आपको ऐसे भी होगा। फिर एक तो फिर वही होगा कि कोई क्वेश्चन छूटना है, फिर आपका पेपर पूरा कवर नहीं होना है। अब पेपर पूरा कवर नहीं होना है मतलब आपको जो टोटल मार्क्स है उसमें से आपका एवेल्युएट तो होगा नहीं, है ना। जो टोटल मार्क्स है उसमें से आपका एवेल्युएशन होगा नहीं। आपने अगर कोई रिपोर्ट छोड़ दिया, कोई आर्गुमेंट छोड़ दिया, तो उसमें से वो मार्क कट जाएंगे और उसमें से ही पेपर एवेल्युएट होगा। तो ऑलरेडी आप कंपटीशन के पीछे चले गए। तो मैं टाइम पे मैनेज कर लूंगा, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, तो इससे हमें बचना है, ठीक है। अगला मिसकंसेप्शन पे चलते हैं। अगला मिसकंसेप्शन ये होता है कि मैं इसको बाद में करूंगा, आखिरी के 2 या 3 महीने के आसपास जो है। अभी मैं जीएस कर लेता हूं और बाद में मैं एग्जाम के पहले जो 2-3 महीने हैं तब इसको कर लूंगा। ये एक मिसकंसेप्शन होता है। अब ये बहुत ही भयंकर चीज है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, एसे राइटिंग या आर्गुमेंट राइटिंग ये ना इट्स लाइक मैथ्स। मैथ्स भाई हम पढ़ते हैं क्या? अगर हमको मैथ्स करना है, सब्जेक्ट का पढ़ाई करना है, तो पढ़ते हैं क्या? उसको सॉल्व करते हैं। तो एसे राइटिंग और आर्गुमेंट राइटिंग भी ऐसा है, जितना सॉल्व करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना उस पर कमांड आएगा। और एग्जाम के 2-3 महीने पहले या इस टाइम पे हम अलग प्रेशर में होते हैं। रोज ये दिमाग में आता है कि भाई 3 महीने बाद एग्जाम है, तो ऑलरेडी जो जीएस किया है ना उसके टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, सवालों के जवाब नहीं आते तो और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, लोग लगता है और वापस रिवाइज करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो ये पीरियड तो सबसे खराब पीरियड है। एग्जाम के पहले 2-3 महीने वाला जो पीरियड है, हम इतने मतलब पैनिक रहते हैं, इतने टेंशन में रहते हैं, हमें लगता है कि बहुत सारा बाकी है। इनफैक्ट हमेशा वो फीलिंग आता है कि सब कुछ तो कर दिया था लेकिन याद कुछ नहीं आ रहा। ऐसे वक्त पे अगर आप सोच रहे हो कि मैं पेपर 2 का फ्रेश प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, बहुत 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 बड़ा मिस्टेक है, वो बहुत बड़ा मिस्टेक है। और इसीलिए पेपर 2 का जो प्रिपरेशन है वो जब आप चलो भाई अभी मुझे सीएपीएफ करना है, 1 साल पहले जब डिसाइड करते हो, पकड़ लो नोटिफिकेशन आता है तब डिसाइड करते हो, तब से आपने, उसके भी पहले इनफैक्ट बहुत इंटेलिजेंट आप हो, टॉपर हो कॉलेज के, आप एकेडमिक्स में एक्सेलेंट हो, आपका लिटरेरी लेवल एकदम हाई है, तो भी मैं आपको बोलता हूं कि डिमांड ऑफ द एग्जाम जो है वो इतने कम टाइम में आपको लिखना है। आपका एक्सेलेंट कमांड होगा वोकैबुलरी पे, आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे, आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे, उसके बावजूद भी टाइम वाला फैक्टर जो है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अरे आप सीएपीएफ की बात करते हो, जो यूपीएससी सिविल्स का मेंस लिखते हैं वो बंदे 3 घंटे का एक पेपर मॉर्निंग में लिखते हैं और 3 घंटे का एक पेपर इवनिंग में लिखते हैं, दोपहर में लिखते हैं। 20 क्वेश्चंस ईच पेपर में सॉल्व करते हैं 3 घंटे में, 3 घंटे में, विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसीलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रैक्टिस मेंस राइटिंग की जो लोग करते हैं वही लोग आगे बढ़ पाते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रैक्टिस करते हैं, साल भर करते हैं, 2-2 साल करते हैं, तब भी जाके कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन छूट गए।
या बहुत क्वालिटी आंसर नहीं लिख पाए। ठीक है, तो ये फंडा यहां है। आपको 15 मार्क का एक ऐसे लिखना है, लेकिन एक ऐसे से दूसरे ऐसे में शिफ्ट होने के लिए इसके बारे में कौन सोचेगा? ऑलरेडी आपका दिमाग थका हुआ है। हमें लगता है भाई 3 घंटे में सर ठीक है कर लेंगे, 20 मिनट 20 मिनट। अरे मशीन हो क्या? 4 ऐसे लिखने के बाद आपका दिमाग भी थक जाता है। उस थके हुए दिमाग से आप फिर आगे बढ़ते हो। अभी लगता है भाई अभी आर्ग्यूमेंट, फिर ऐसा कोई स्टेटमेंट दिखता है कि लगता है भाई इसके बारे में कहाँ से काउंटर आर्ग्यूमेंट लाऊं। एक पता है, दूसरा तीसरा कहाँ से लाऊं? 3 कम से कम लिखेंगे नहीं तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? सोचने में टाइम जाता है। सोचने में जो टाइम जाएगा उसके बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं। अज्यूम करके चल रहे हैं कि सब कुछ आता है, फिर लिखेंगे तब भी 20 मिनट लगेगा ऐसे लिखने के लिए, फिर भी 20 मिनट लगेगा आर्गुमेंट राइटिंग के लिए। सोचना पड़ेगा भाई, याद नहीं आता है उस वक्त चीज। इतना पूरा सब कुछ जो है पैनिक सिचुएशन हो जाता है ना। तो ये देखो कि इनके कंपैरिजन में तो हमारा ठीक है ना। लेकिन मैं यहां तक बोलता हूं कि जो बंदा सिविल सर्विसेज का है और जो आंसर राइटिंग रेगुलरली करता है, ऐसे लिखता है, उसको भी इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि मैं तो बहुत राइटिंग करता हूं, सीएपीएफ का जो रिटर्न है वो तो ऐसे ही कर लूंगा। भाई फॉर्मेट अलग है। यूपीएससी में आपको 2 ऐसे लिखना होता है, मानता हूं हजार वर्ड्स के लिखना है, लेकिन यहां 4 ऐसे लिखना है। जल्दी से एक से दूसरे में शिफ्ट होना है। दिस शिफ्टिंग फ्रॉम वन ऐसे टू अदर, एक खत्म होने के बाद जब दूसरा आता है तुरंत, तो जो दिमाग को उस टॉपिक से निकालकर उस टॉपिक में अगले टॉपिक में डालना है, ये भाई थोड़ा सा इतना आसान नहीं है, थोड़ा वक्त लगता है। बहुत सारा प्रैक्टिस ऑलरेडी किया हो तो वो आसान जाता है। उसके बाद फिर आर्ग्यूमेंट है, प्रेसी है, रिपोर्ट है। तो भाई जो सिविल सर्विसेज वाले भी अगर सीपीएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने भी पेपर 2 को बिल्कुल भी मतलब हल्के में नहीं लेना है और एकदम अच्छे से उसको प्रिपेयर करेंगे, उसको टाइम देंगे, बहुत सारे मॉक पेपर 2 सॉल्व करेंगे, बैक टू बैक लिख के देखेंगे, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे 6 महीना साल भर, तब जाके आपको वहां कंफर्टेबल थोड़ा सा फीलिंग आएगा। मतलब ऐसा होना चाहिए कि भाई आखिरी के 5 मिनट बच गए, तब जाके पकड़ लो कि भाई आप राइट ट्रैक पे हो। ठीक है ना। तो ये जो फंडा है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये टाइम फैक्टर वाला चीज कंसिडर नहीं करते, क्वालिटी वाली चीज कंसिडर नहीं करते। दिमाग जो है मेरा, उसका जो लिमिटेशन है उसको भी तो कंसिडर करना चाहिए कि उस वक्त थक जाऊंगा मैं, कुछ चीजें याद नहीं आएंगी शायद, है ना। इसीलिए फिर पेपर 2 में अच्छा परफॉर्म नहीं करवाते, क्योंकि घर पे एक आध दिन लिख के देखते हैं, एक आध आर्गुमेंट लिख के देखते हैं, बोले अरे आ तो रहा है, सही तो आ रहा है। अरे भाई तेरे को टॉपिक पता था, तूने थोड़ा सोचा उसके बारे में, टाइम लिया, 45 मिनट्स में आराम से लिखा, 1 घंटे में आराम से लिखा, थोड़ा गूगल किया, हाँ बीच में फोन वोन भी उठाया, तो और एकदम आराम से है, प्रेशर नहीं है। एग्जाम का अलग प्रेशर होता है भाई, उस वक्त अलग ही सब कुछ होता है। तो ये रिस्क नहीं लेना है, ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। इसीलिए ये जो है कि 2-3 महीने एग्जाम के पहले करेंगे, उस वक्त हम कंप्लीटली अलग जोन में होते हैं। उस वक्त भाई कोई नया कुछ पढ़ने को देता है ना, तो भी बोलते हैं अरे भाई मेरा ऑलरेडी बहुत सारा रिवीजन बाकी, नया क्या दे रहा है। ऐसे वक्त में पेपर 2 जो कंप्लीटली, और सुनो पेपर 2 इज अ स्किल। सबसे पहली चीज, ये जो तीसरा मिसकंसेप्शन है, पेपर 2 भाई जीएस मेरे को पता है तो मैं लिख दूंगा। पेपर 2 इज अ स्किल। बहुत बार तो ऐसे होगा कि आपको टॉपिक पता ही नहीं है, फिर भी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 टॉपिक मुझे आते हैं, चौथा टॉपिक नहीं आता और बाकी के 2 भी नहीं आते, तो बचे हुए 3 में से एक कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना ही है। तो ऐसे वक्त पे मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी कुछ थोड़ा दिमाग लगा के जोड़ जाड़ के कैसे लिखूं, एनालिटिकल एबिलिटी उसको बोलते हैं, वो डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, और वो स्टार्टिंग से करना पड़ेगा साल के। हम ये नहीं बोल सकते कि सर 2-3 महीने पहले मैनेज कर लूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिससे दूर रहना है। एंड टाइम पे मैनेज कर लूंगा, अब तक ऐसे लिखा है, वो भी गलत है। ऐसे आपने लिखा होगा, किसी ज़माने में एक ऐसे लिखना पड़ता था, या 4 ऐसे लिखना है, और उसके बाद ख़त्म नहीं होती कहानी, है ना। इंटरवल भी नहीं होता भाई, उसके बाद तो आर्ग्यूमेंट है, रिपोर्ट है, 2-2, प्रेसी ऐसा पूछते हैं आजकल, फिलोसॉफिकल इतना होता है कि पढ़ते पढ़ते मतलब मैं डरा नहीं रहा हूँ। ये सब मैनेजेबल है, बहुत अच्छे से इसको डील कर सकते हैं, अपने आप को उस लेवल पे लेके जा सकते हैं, लेकिन तभी जब स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करेंगे। अलग से सेपरेट एक वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें ये बताऊंगा कि करना क्या है। अभी बस ये सुन लो कि आप क्या कर रहे हो फिलहाल, और जिसकी वजह से हम लोग डूब रहे हैं। ठीक है, तो वी नीड टू अवॉइड दिस थिंग्स। टाइम का फैक्टर जो है उसको हम कवर नहीं करते हैं। और जो तीसरा मिसकंसेप्शन है वो ये होता है कि भाई जीएस का सिलेबस जो है वो बहुत ह्यूज है, तो पहले उसको कर लेते हैं, क्योंकि वो कवर नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। तो भाई जीएस और
जो पेपर 2 है वो पैरेलल करने वाली चीज़ है। मतलब पकड़ लो जीएस का पढ़ाई कर रहे हो, बीच में बोर हो गया, थोड़े बहुत मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, वैसे ही थोड़ा बीच बीच में ऐसे लिख के देख लिया, आर्गुमेंट लिख के देख लिया, उसके बारे में सोचा, दिमाग को थोड़ा सा हिलाया, ये करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं करेंगे तो फिर देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड लॉट ऑफ ट्रबल। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये दिमाग से निकाल दो कि मैनेज कर लूँगा, दिमाग से निकाल दो कि ऐसे लिखा है तो हो जाएगा। कुछ कुछ लोगों को तो और एक बड़ा प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, उनको लगता है भाई ये मतलब बहुत मुश्किल है, तो होने नहीं वाला। एक तो आपको ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कि ऐसे ये एक ही चीज है, मतलब जो 4 ऐसे आपको लिखना है, यही सिर्फ आप हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हो, लेकिन बाकी सारी चीजें, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, प्रेसी, रीडिंग कंप्रेशन के आंसर्स, ये सब कुछ आपको कंपलसरी इंग्लिश में लिखना है। यूपीएससी का नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है कि भाई ये लिख सकते हो आप हिंदी या इंग्लिश में, ये सारा आपको अंग्रेजी में लिखना है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जो इंग्लिश से कंफर्टेबल है, उनके लिए शायद वो वाली दिक्कत बहुत नहीं है, लेकिन जो दूसरे मीडियम वाले हैं, लाइक मदर टंग, लाइक रीजनल मीडियम या हिंदी मीडियम, उनको तो भाई इस फ्रंट पे भी बहुत सारा काम करना है कि भाई वोकैबुलरी से लेकर हमारी समस्या है। और फिर भी अगर आप ये सोचते हो कि पेपर 2 को बाद में कर लेंगे 2-3 महीने पहले, तो यू आर एक्चुअली डिगिंग योर ओन ग्रेव, योर बेस्ट रेसिपी फॉर द फेल्यूर, खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हो भाई। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है। ये सारा आपको इंग्लिश में लिखना है, और ये इंग्लिश में लिखना है, ये अलग चैलेंज है, लेकिन ये फॉर्मेट इटसेल्फ एक चैलेंज है कि आर्ग्यूमेंट जो दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है, उसके फेवर में लिखना है और उसके अगेंस्ट में लिखना है, काउंटर आर्ग्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे नहीं और दिमाग को उस तरह से ट्रेन नहीं करेंगे, तो एग्जाम में अचानक कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, और इसमें और एक फंडा ये भी हो जाता है कि क्वालिटी ऑफ ऐसे भी तो कॉम्प्रोमाइज होता है, क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट भी तो कॉम्प्रोमाइज होता है। कोई टॉपिक दिया, उस पर जो कुछ थोड़ा बहुत याद था उसी को घुमा फिरा के लिख दिया, फिर उसमें पोएट्री नहीं आएगा, उसमें कोई कोट नहीं आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल, गवर्नमेंट की कोई स्कीम मिस कर दोगे, कोई केस स्टडी नहीं आएगी, कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी नहीं आएगी, अच्छा इंट्रोडक्शन लिख पाओगे। फिर बाहर आने के बाद सोचोगे अरे यार मुझे इसके बारे में बहुत बढ़िया एनजीओ का केस स्टडी पता था, लेकिन मैंने वहाँ ऐड नहीं किया भाई, तो घर जाओ। अंडरलाइन करने तक को टाइम नहीं मिलता, धड़ाधड़ लिखते हैं, टाइम नहीं होता है, आगे बढ़ते हैं। फिर एग्जामिनर पूरा पढ़ते बैठता है, उसको अंडरलाइन करके दोगे तो बहुत आसान हो जाता है उसके लिए पढ़ना। वो भी समझते हैं कि अच्छा इसने ये एनजीओ के बारे में लिखा है, यहाँ आर्टिकल के बारे में मेंशन किया है, यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन के बारे में लिखा है, इसको पता है चीज़ें। कंक्लूजन में अच्छा ये चीज़ लिखा है, अच्छा ये पोइट्री लिखा है, अच्छा। सो मार्क्स आपके जो है 1-2 मार्क्स वहाँ आपके ऐड जो होने वाले हैं वो नहीं होते हैं। फिर एवरेज मार्क हर ऐसे में मिलेगा 5 और 7। अगले अटेम्प्ट की तैयारी करो भाई, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। तो बोलने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें दिमाग से निकाल देनी है। एक और चीज़ जो मुझे लगती है, मिसकंसेप्शन तो एक बात है कि भाई मैं बाद में करूँगा, है ना। एक जो है मैंने अभी आपको बोला कि एक होता है तो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, कि इतना डरे हुए होते हैं कि लगता है कि भाई इससे दूर भागते हैं। 2 तरीके के लोग जो है वो दूर भागते हैं। एक तो उनको लगता है कि भाई ये नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, और फिर वो दूर इसलिए भागते कि एंड टाइम पे कुछ ना कुछ कर लेंगे। एंड टाइम पे कुछ नहीं होता यूपीएससी में, इट्स ऑल अबाउट ट्रिमेंडस प्रिपरेशन एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, एक तो बहुत इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते हैं, हो सकता है हिंदी मीडियम वाले हो या रीजनल लैंग्वेज में जिन्होंने डील किया है, इंग्लिश थोड़ा वीक हो, उन लोगों को भी ऐसे लगता है, तो बहुत इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में होते हैं, बहुत डरे हुए होते हैं। और दूसरे होते हैं जिनको सब कुछ पता है, सब कुछ आता भी है, लेकिन ये बहुत बोरिंग आइटम है सर जीएस पढ़ लेंगे, जीएस पढ़ने में मज़ा आता है, मतलब मज़ा तो पढ़ाई करने में भी नहीं आता, लेकिन लिखने को बोलोगे तो उससे अच्छा तो पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कोई ऑनलाइन लेक्चर देख लेंगे, है ना, मैप वैप देख लेंगे, लेकिन सर लिखने को मत बताओ। इट्स वेरी वेरी बोरिंग एक्सरसाइज, ये बहुत बोरिंग है, बहुत मतलब इरिटेट हो जाता है सर। एक तो पॉइंट्स आते नहीं, फिर दिमाग चलाना पड़ता है बहुत ज़्यादा। जीएस में क्या है, बाहर से सब कुछ लेना है अंदर, और ऐसे या आर्ग्यूमेंट में क्या करना है, जो अंदर सब कुछ बैठा है उसके एक एक
चुने हुए पॉइंट्स को निकालना है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एसे, नीड ऑफ द आर्ग्यूमेंट, राइट। तो फिर अगर ऐसी हालत होगी तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो अंदर से बाहर निकालना है ना, वो प्रोसेस बहुत बोरिंग लगती है, और फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली ये, और उनको पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं, दे नो दैट कि अरे इट नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड, बट स्टिल दे जस्ट गिव सम एक्सक्यूज, एंड वो सबसे बड़े बेवकूफ है, बिकॉज दे आर फूलिंग देमसेल्व्स। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो चीजें हम सोचते हैं, इन सब की वजह से व्हेन वी एक्चुअली जो ये आता है, राइट। चलो भाई, स्लाइड भी चेंज हो गई, अपना लेक्चर भी खत्म हो गया। तो एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली उस दिन फिर जब व्हेन एक्चुअली परफॉर्मेंस देने की बारी आती है तो बोल्ड हो जाते हैं। 3 घंटा तो कैसे वैसे निकाल लेते हैं, लेकिन बाहर आते हैं तो हमको भी पता होता है कि हमने क्या किया है वहाँ। हमने वहाँ कंप्लीटली रबिश कुछ लिख के आ गए हैं, और हमें अंदर से भी पता होता है कि एवरेज मार्क्स से भी कम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो सीन है, इसको अगर अवॉइड करना है तो पेपर 2 के बारे में प्रॉपर सोचना ज़रूरी है। ये समझना ज़रूरी है कि पेपर 2 जो है वो स्किल है, और वो डेवलप करना पड़ता है। इट्स लाइक लर्निंग बाइसिकल। इनिशियली सीखते हैं तो क्या होगा, नीचे गिर जाएंगे, डर होगा, बैलेंस नहीं करते हैं, बचपन में हमको पता है। फिर किसी की ज़रूरत होती है जो हमें सिखाए, हैंडल पकड़े, थोड़ा सपोर्ट करे। फिर गिरते भी है, लगता भी है, लेकिन सीखना छोड़ देते हैं क्या? फिर करते रहते हैं, यार एक दिन फिर बैलेंस अपने आप आ जाता है, बॉडी एडेप्ट कर लेती है उस चीज़ को, और आपको साइकिलिंग आता है। फिर धीरे धीरे हाथ छोड़ के भी चलाना सीख जाते हो, है ना, फिर मज़े भी लेने लगते हो। तो यू नीड अ मेंटर। व्हाट यू नीड? यू नीड अ मेंटर एंड लेटर इवैल्यूएटर। लेकिन वो कैसे उसको प्रिपेयर करना है? एक्चुअली पेपर 2 इज अ लेयर वाइज प्रिपरेशन। तो अलग अलग लेयर्स है प्रिपरेशन के, जिसके बारे में हमको बात करनी है। लेकिन आज के लिए इतना ही। अभी जो क्यों फेल होते हैं, क्या प्रॉब्लम आते हैं, उसके बारे में हमने बात किया। अगले वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे कि ये सब चीज़ें अवॉइड करके एक्सेलेंट परफॉर्मेंस अगर पेपर 2 में देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।